ही गाइस, वेलकम बैक टू एआई हिस्ट्री। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर्स को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5,000 रुपए पर मंथ, जिसे हम सिप कहते हैं, या फिर पैसों को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 5,000 या 5 लाख रुपए एक साथ राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें, जिसे हम लमसम कहते। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या सिप या लमसम? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से एकदम क्लियरली मिलेगा, और हम ये भी जानेंगे कि इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब होता है और कौन सी स्ट्रेटजी किन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगी, और इसके साथ में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनमें कम कैसे करता है। हम ये भी जानेंगे, जिसमें हम सीएजीआर और एयर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स और स्टोरी के साथ, ताकि एक स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये फाइनेंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में बहुत ही आसानी से समझ ए जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे हम ये दोनों इन्वेस्टमेंट मेथड को अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, और अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। तो बिना वक्त बर्बाद की हम शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये 1992 की बात है। लकी और मोंटी दोनों दोस्त हैं, इनकी शादी हो चुकी है। ये दोनों कुछ सालों से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन इनकी कंपनी से इनको बोनस मिलता है। तो मोंटी टीवी पे न्यूज़ देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा के अमीर बन रहे। तो वो फौरन अपने ब्रोकर फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसको बोलता है कि उसे वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 रुपए का था, लेकिन अब ये 50 रुपए का हो गया है। तो उसका 1 लाख रुपए कुछ ही महीना में 2-3 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसीलिए मोंटी यहाँ पे अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक, और उसमें वो 1 लाख रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये बात वो अपने फ्रेंड लकी से भी कहता है कि उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जब इसका प्राइस 50 रुपए में था, और अभी इन्वेस्ट करने के 55 में पहुंच गया है। लेकिन लकी को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, और इसीलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक सीट करता है, जिसको समझकर वो ये डिसाइड करता है कि वो एक म्यूचुअल फंड में सिप करेगा। तो लकी वहां पे 1,000 रुपए की सिप सेट करता है, एक सिंपल से बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी लगता है कि उसका स्टॉक काफी स्पीड में ऊपर जा रहा है। तो ये देख के वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। तो लकी को देख के वो अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे भी वो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। तो मोंटी ने अभी तक टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए लमसम मेथड से, 1 लाख रुपए स्टॉक में और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में। और लकी ने सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी सेट की है, एक सिंपल से बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में। अब मोंटी ने एसआईपी सेट इसीलिए नहीं की, क्योंकि उसे लगता है कि एक बार जब अपने एसआईपी सेट कर दी, तो आपको ईएमआई की तरह उसे हमेशा पे करते रहना पड़ता है। और दोस्तों, कमेंट देना किसको पसंद है? क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे होना हो। लेकिन दूसरी तरफ लकी को यह बात अच्छे से पता थी कि एसआईपी आप जब चाहो तब स्टॉप कर सकते हो, और जितना भी अमाउंट आपका उसमें इन्वेस्टेड होता है वो ग्रो होते रहता है। अब दोस्तों, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2017 में आते, जब ये दोनों रिटायर होते, तो मोंटी ने जिस स्टॉक में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो अब एक पेन स्टॉक बन चुका है, क्योंकि उसे टाइम पे 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में उससे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये रिटर्न्स कमाने में 25 साल लगे, 1992 से 27 तक। तो इसीलिए उसका कंपाउंड डिपेंड सिर्फ 8% का होता है, जैसा कि हम इस कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर आप गूगल पर जाकर CAGR कैलकुलेटर सर्च करोगे, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेटर दिखेगा। तो जैसा कि 1992 में सेंसेक्स 4,200 पॉइंट्स पर था, और फिर 2017 तक सेंसेक्स 2,950, तो आपका रिटर्न 8% का होता है, जो बहुत ही बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ लकी ने जो 1,000 रुपए की एसआईपी सेट की थी, तो उसकी वजह से वो 25 सालों में टोटल 3 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है, और वो 3 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 30 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का रिटर्न।
अब दोस्तों, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और दोनों ने सेम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक को 8% का रिटर्न मिला और दूसरे को 15% का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोग तो घर बैठे बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रॉकी रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी एक्शन मोटर्स के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले उसको इस कंपनी के 4,000 शेयर्स मिलते हैं। क्योंकि 2008 में इस कंपनी का एक शेयर का ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास था और बाकी की 1 लाख रुपए वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है, ये सोच के कि अगर उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग्स खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है और उसने यहाँ पे कोई भी सिप सेट नहीं किए। मतलब जब भी उसकी सैलरी ए रही थी तो वो उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा था। और ये देख के सनी मनी मैन सोचता था कि ये तो आज मजे कर रहा है, लेकिन इसे फ्यूचर में पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो अब हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते और 2018 में आते और देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सनी की बात करते। दोस्त ने 10 साल में यानी 2008 से लेकर 2018 में आते और देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। 2018 तक 5-5 हजार की मंथली सिप के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसे बीच में काफी बार मैन किया कि वो अपनी सिप को रोक दे, क्योंकि मार्केट कंडीशन बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी सिप चलने दी और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख की है। मतलब उसे 4 लाख का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं चौकी की। तो रॉकी ने जो 1 लाख डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो उसकी वैल्यू अब 4 लाख की होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट पर था और 2018 तक ये 3,70,000 पॉइंट्स को बचा, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया। तो ये होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो दोनों ने से टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन सनी को सिप से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लामसम से 15% का। तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? पहली स्टोरी में सिप से अच्छा रिटर्न मिला था, अब सिप का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा बेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये एग्जैक्ट बॉटम है और एंड पॉइंट हमारा ये तो स्टार्ट से एंड तक ये 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था और वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने वो टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो सिप के जारी उसने फिर से 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाता रहा तो उसकी सिप के जरिए उसके 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट होते गए। तो इसीलिए रॉकी के मुकाबला उसने अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस पे किया। तो ये जो सनी का 10% रिटर्न था, इसे हम IRR कहते, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपकी इंटरनल जितने भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुए, ये उसका एक एवरेज निकलता है, क्योंकि सिप में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि आप हर महीने बाइंग करते हो, तो इसीलिए इसमें हमेशा IRR कैलकुलेट होता है और वैन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमेशा CAGR कैलकुलेट होता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि अगर सनी ने बुरे मार्केट कंडीशन में दर के अपनी SIP भी स्टॉप की होती और सिर्फ तभी अपनी सिप कंटिन्यू रखी होती जब मार्केट अच्छा कर रहा था, तो उसको 10% से भी कम रिटर्न मिलता, 6% या 5% या शायद उससे भी कम। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अपनी SIP भी स्टॉप करो, इसका एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉकी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रॉकी ने जो एक्शन मोटर्स के शेयर्स लिए, उससे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो कंपनी के शेयर RS25 से ग्रो के 2018 तक ऑलमोस्ट 3,000 पे पहुंच गया। यानी 10 साल में 110 गुना ग्रे हो गया, जिससे उसकी 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 10 लाख रुपए में ग्रो हो गया। और अब उसको जो छोटा सा 1% का डिफरेंस मिलता है, वो उसके जरिए हर साल एक नई बाइक खरीद सकता है। अब दोस्तों, अगर रॉकी ने इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया था, यानी सिप की तरह, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता
क्योंकि इस स्टॉक तो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेसन ये कि अगर आप एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करते हो, यानी लामसैम, तो इसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है जो रॉकी को एक राइट टाइम पे एक हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करके मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। जैसे मोंटी को एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके ये सबक मिला कि आपका सारा पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो ये था हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला और सबसे बेसिक लेसन के स्टॉक में लैम्स हम इन्वेस्टमेंट करने से या तो आप जीरो बनोगे या फिर आप हीरो बन सकते हो, मतलब अपनी लाइफ टाइम 12th बिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन की। तो अगर आप सिप करते हो किसी बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में उसमें आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा होने की चांस बहुत कम होते, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ 40 से 50 स्टॉक के बास्केट में डाइवर्सिफाई करते हो और उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को भी डाइवर्सिफाई करते हो। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस टाइम डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसीलिए आपका रिटर्न भी बहुत बोरिंग होता है, जैसे 10% से 15% के बीच। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन पस्त के हिसाब से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी एचडी से और दूसरी फिक्स इनकम वाली पॉलिसी से आपको अच्छा ही रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही स्टोरी में सिप करने वालों को लॉस नहीं हुआ। पहली स्टोरी में मोंटी को हॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा लॉस हुआ, तब सी भी करने वाला हीरो बन गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में रॉकी ने जो एक वैन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी नॉलेज और राइट टाइम तो उतना पैसा चाहिए। तो इसीलिए उसके सामने थोड़ा का पद गया। तो इसीलिए कि अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पर भी सैप स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट के पीक पे, और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश आता है, तो भी आपका कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपने सिप अभी बस स्टार्ट किए। आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना अभी शुरू कर रहे हो। तो जब फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो वो टाइम पे भी आप अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस नहीं हुआ और ऊपर जाता गया तो आप एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो का सेकंड लेसन के सिप का सबसे बेस्ट एडवांटेज, ये कि क्योंकि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा ऐप की कोई इमोशंस नहीं होते। तो बुरे मार्केट, अच्छे मार्केट या हर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो इसीलिए स्टार्ट करने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में एक लैम्पसम इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसका मैं आप लोगों को काफी शॉर्ट और सिंपल आंसर देता हूं कि अगर आपको डाउट है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में सिप करना चाहिए या लैम्पसम, तो आप हमेशा सिप चुनो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे मुश्किल से 2-3% का ये डिफरेंस मिलेगा, जैसे 10 से 15% के बीच। तो जब एक अच्छा मौका आएगा लैम्प्स इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके मैन में डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपको पता है कि ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो आप वो टाइम पे एक लैम्प्स हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, फाइनली हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। वो है कि स्टॉक्स में सिप करना कैसा रहेगा। तो इसको भी हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम 2017 में आते और वापस रॉकी और सनी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सनी 2017 में आती है, रॉकी से कहता है कि यार, तूने स्टॉक मार्केट से इतना अच्छा पैसा कम लिया, तो मुझे भी कभी कोई स्टॉक की टिप दे दिया कर, ताकि मैं भी तेरे साथ इन्वेस्ट कर लूंगा। तब रॉकी कहता है कि देख, अभी मैं 2 न्यू स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूं। ये दोनों स्टॉक्स में मैं कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्ट करूंगा ही, और मुझे इनमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। एक ही टाटा मोटर्स और दूसरा है नेस्ले। तो ये स्टॉक एक्टिव मिलते ही सनी फॉरेन अपने घर पर जाता है और इनमें इन्वेस्ट करने का सोचता है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि नेस्ले का स्टॉक तो 7,000 का है। ये तो बहुत ही महंगा है, शायद ही फ्यूचर में सस्ता होगा। तो वो हर महीने इसके 1-2 स्टॉक बाय करने का प्लान करता है, ताकि जब ये सस्ता होगा तब वो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ वो ये देखता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक तो बहुत सस्ता है, ये तो 500 से भी कम का है। तो वो फौरन इसमें अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देता है। फिर जब 5 साल बाद सनी रॉकी से मिलता है, तो उसे कहता है कि यार, तेरी स्टॉक टिप से मुझे इतना खास प्रॉफिट हुआ ही नहीं।
मुझे तो इन 5 सालों में सिर्फ टोटल 20% का ये रिटर्न मिला है। तो ये सन के रॉकी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तो वही 2 स्टॉक से ऑलमोस्ट 150% का प्रॉफिट मिला है। मतलब उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो जब रॉकी सैनी के बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में देखता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या। तो दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो हमें पिछले 5 साल में इससे सिर्फ 4% का रिटर्न मिला है, जो एक बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। आपको सेविंग्स अकाउंट में हर साल 4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका लामसम रिटर्न है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिटर्न, इसी स्टॉक में अगर आपने सिप की तरह इन्वेस्ट किया था, तो आपको उसी टाइम पीरियड में 100% की भी ऊपर का रिटर्न मिलता। अब अगर आपके मैन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो इसका मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो 2-3 साल पहले क्रैश के बीच ये स्टॉक काफी नीचे गिर गया था। तो अगर आपने सिप की तरह इन्वेस्ट किया था, तो उसके जरिए आपने ये लो प्राइस का भी फायदा उठा लिया होता और सस्ते प्राइस पे बाइक किया था, क्योंकि ये भले ही एक अच्छी कंपनी है, लेकिन 2017 में ये थोड़ी सी और वैल्यू थी। तो रॉकी इसमें एक छोटी क्वांटिटी से बाय करके सिर्फ ट्रैक करने का प्लान कर रहा था, और जब बीच में मार्केट क्रैश हुआ तो उसने इसकी बहुत सारी क्वांटिटी बाय की, और इसीलिए उसको इसी एक स्टॉक से 200-300% का प्रॉफिट मिला। और दूसरी तरफ रॉकी नीसल में एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से इस कंपनी का वेट कर रहा था कि कभी अच्छी वैल्यूएशन पे मिले, ताकि वो इसे बाय कर सके। और फाइनली जब मैगी क्राइसिस की वजह से 2015 में एक कंपनी प्रॉब्लम में फांसी, तो इसका शेयर प्राइस नीचे गिर गया था, और फिर 2017 तक ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो उसे टाइम पर ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसे टाइम पर एक वैन टाइम इन्वेस्टमेंट करना परफेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों, ये एक हाई क्वालिटी का एफएमसीजी स्टॉक है, जो पिछले 20-30 सालों से हमेशा ओवर वैल्यू रहा है। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते, उनको पता है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और फिर से स्ट्रैंग हो जाएगी। तो उसे टाइम पर इसमें सिप करना इतना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम इसी कंपनी का 5 साल का लमसम रिटर्न देखेंगे, तो ये 160% का होता है। लेकिन इसी 5 साल में सिप का रिटर्न सिर्फ 38% होता है, जो एयर होता है। मतलब आपका इंटरनल रिटर्न, क्योंकि आपने अच्छे टाइम पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। तो बेसिकली रॉकी ने नेस्ले में लैंप इन्वेस्टमेंट किया और टाटा मोटर्स में सिप की तरह, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो वही 5 साल में 2-3 गुना ऊपर चला गया, मतलब 200-300% ऊपर। लेकिन सनी अपना टिपिकल बिगनर माइंड उसे करके इसका उल्टा करता है, और अच्छे स्टॉक की टिप मिलने के बाद भी सिर्फ 20-20% का रिटर्न कमाता है। तो दोस्तों, ये उन बहुत सारी कॉमन मिस्टेक में से एक है जो न्यू इन्वेस्टर्स कर लेते, क्योंकि बिगनर माइंड हमेशा अपोजिट कम करता है। तो इसीलिए आप लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई ऐसे अवेलेबल वीडियो मिस ना हो जाए।